हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक पढ़ाई में। आज हम लोग साइंस नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखें, जैसा कि पहले ये सामने आपके दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि 5 पार्ट में, क्योंकि आप लोग 8 तक कैसे पढ़ के आए हैं कैसे नहीं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन 9 से आपका बेस बनना स्टार्ट हो जाता है आगे हायर स्टडीज़ के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 9 10th 11 12 मतलब ये बेसिस एक बेस जैसे बनते जाता है तो आगे की क्लासेस में आपको आपकी परफॉर्मेंस अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे आप अपना बेस स्ट्रांग रखोगे। तो आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग में पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का पार्टिकल नेचर क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट क्या है, इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, इवोपरेशन एंड बॉइलिंग, केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, स्केल के भी बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन में आज हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैंने एक चार्ट बना रखा है ये आपके दो बेसिस पे बनाया गया है। पहली बात तो किस बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके इस चैप्टर से किस बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आगे की क्लासेज में ये कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा हेल्प करने वाला है, उस बेसिस पे मैंने इसकी इंपॉर्टेंस स्टार वाइज कर रखा है। यहाँ ये जिसका जितना स्टार हाइयर है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होने वाला है हम लोगों की। ये आगे आप जब 11th क्लास में थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे तो उस पर आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करने वाला है। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं, पहले से आपको क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग क्या पढ़ के आए हो क्या नहीं पढ़ के आए हो, 9th से आपको बेस से अपना पूरा क्लियर करते चलना है कि आप कैसे, क्योंकि कोई डाउट नहीं रखना है आपको बेसिकली। तो इस चैप्टर को समझने के लिए अच्छे तरीके से आपको मैटर की डिफिनीसन आनी चाहिए, एलिमेंट्स आइडिया ऑफ एलिमेंट्री आइडिया ऑफ 3 फिजिकल स्टेट। मेरे ख्याल से आप लोग सबको पता होगा एलिमेंट्री स्टेट जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस होती हैं। तो ये आपको पता है डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या होता है, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं, तो इसलिए देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या है। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। मतलब क्या हुआ, कुछ भी, आगे ध्यान दीजिए, कुछ भी जो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसका कुछ मास हो और हमारी सेंस से फील किया जा सके। सेंस मतलब आँख कान नाक और स्किन। तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसका मास हो और सेंस ऑर्गन से फील किया जा सके। मैटर पे 3 पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा आप लोग। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास एंड इज फील्ड बाय सेंस, मतलब मैटर वो है जो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसका कुछ मास हो और सेंस ऑर्गन से फील किया जा सके। मैटर की डिफिनेशन क्लियर हो गई। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पंच तत्व। ये हम हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है। पंच तत्व आप लोग जानते होंगे, बेसिकली सुना होगा, क्षित जल पावक गगन समीर, ऐसा कुछ करके, एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर। मैटर इससे मिलके 5 तत्वों से मिलके बना होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मैटर टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट करते हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, वो आगे हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो अलग मैटर है, कम है या ज़्यादा है, लेकिन होता है स्पेस। हम लोग अभी करेक्टरिस्टिक्स में ये बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, उस पर जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। आप लोग ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे, आगे समझने में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इससे। उसके बाद हमारा आता है पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल जो होते हैं मैटर में वो एक दूसरे के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रहते हैं। मतलब कोई पार्टिकल तभी है के पास दूसरा तभी है जब उसका कोई ना कोई अट्रैक्शन है, कोई ना कोई फोर्स वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इस बेसिस पे हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू एक पास में एक दूसरे के पास में रहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, दूसरा हम पार्ट देखने वाले हैं इस चैप्टर का। स्टेट ऑफ मैटर में आप लोग ने बेसिकली 3 स्टेट पढ़ी होंगी। देखो पहली बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या होता है। हम लोग जो मैटर का स्टेट बता रहे हैं किस बेसिस पे बता रहे हैं, वो 3 बेसिस पे हम लोग बताते हैं। बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स की
एनर्जी क्या है। देखो मेन फोकस हमारा कहाँ पे जाने वाला है, पार्टिकल्स में। मैटर में पार्टिकल्स, पार्टिकल मोशन में रहते हैं हमेशा, आपने पढ़ा है अभी प्रॉपर्टी में। पार्टिकल्स, ये देखो पीछे, पार्टिकल्स है ऑलरेडी हैंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। स्पेस, देखो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल, पार्टिकल्स में वैकेंट स्पेस होते हैं। यहाँ पे देखो राइट साइड में डायग्राम इसीलिए मैंने सॉलिड लिक्विड गैस का दिया। गैस में सबसे ज्यादा वैकेंट स्पेस होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच, लिक्विड में उससे कम होता है और सॉलिड में बहुत कम होता है। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है वो 3 बेसिस पे होता है। पार्टिकल्स क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होता है वो पार्टिकल्स के बेस पे किया जाता है। और पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, अरेंजमेंट देखते हैं, पार्टिकल्स की एनर्जी देखते हैं और डिस्टेंस देखते हैं उसकी। क्या क्या देखते हैं, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, पार्टिकल की एनर्जी और पार्टिकल्स के डिस्टेंस। तो इस बेसिस पे अब हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड कितने टाइप के मैटर स्टेट होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। देखो अभी बेसिकली आपको 3 पढ़ना है, प्लाज्मा और ये होता है, आप लोग माइंड में अपने रखिए, आगे चल के आपको काम देगा। अभी बेसिकली हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ना है, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सॉलिड, बीच में यहाँ पे लिक्विड और राइट पे गैस की प्रॉपर्टीज हमने डिस्क्राइब कर रखी है चार्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड में। सॉलिड है से फिक्स्ड शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड में फिक्स्ड शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम। देखो अब अगर आपको मैटर की डिफिनीशन याद है तो अगर कोई सॉलिड की डिफिनीशन पूछता है तो आप बता सकते हो कैसे। हमने पढ़ा था उस वो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसका कुछ मास हो और वो फिल किया जा सके। तो अब उसी का सब पार्ट है सॉलिड, तो उस पर कैसे कि ऐसा सम एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसका मास हो और फील किया जा सके, उस पर एक प्रॉपर्टी 2 और ऐड कर दे रहे हैं, फिक्स्ड शेप हो और डेफिनिट वॉल्यूम हो, वो सॉलिड होता है। मैटर की डिफिनीशन से हम समझ सकते हैं यहाँ पे। सेम वैसे ही हो जाएगा नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड में अगर देखें तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। आप अगर ग्लास में डाल रहे हो ग्लास में हो जाता है, अगर आप लोटे में रख रहे हो तो वो अकॉर्डिंगली जैसा आप जिस बर्तन में रखोगे उसके अकॉर्डिंग वो शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 लीटर पानी कहीं डाला तो वो 2 लीटर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गैस के केस में क्या होता है, गैस हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम। गैस का ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड हम लोग देखते हैं उसकी शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। और लिक्विड में शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस में कुछ फिक्स नहीं होता है। कुछ फिक्स इन द सेंस शेप और वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। अब आगे प्रॉपर्टी में देखते हैं। हमने पार्टिकल्स, हमारा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो हमने पार्टिकल्स रखा था, मैंने पहले ही आपको बोला था। तो अब देखते हैं पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस वगैरह क्या है। तो जो सॉलिड में हम बात करते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। हमने अभी डायग्राम में भी हमने पहले आपको दिखाया था कि उनके जो पार्टिकल्स के बीच है वो डिस्टेंस बहुत कम होती है। वो डिस्टेंस कम होती है उस, अब देखो मैं रिलेट करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। पार्टिकल्स की डिस्टेंस कम होती है सॉलिड में, ठीक है। अगर कम होती है तो इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब आप उसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो। और पार्टिकल्स में डिस्टेंस कम है, इस वजह से उसकी डेंसिटी भी हाई होती है। देखो क्लियर रीजन नहीं है लेकिन लॉजिकल रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद कैसे करना है। और ये ऐसा नहीं है रीजन प्रॉपर है, लेकिन आपकी ये लॉजिकल रीजन है। देखो इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में बहुत कम होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस कम होने की वजह से इनकम्प्रेसिबल है, मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। इनकम्प्रेसिबल है, पार्टिकल्स की स्पेस कम है, हाई डेंसिटी हो जाएगी इससे, तो डिफ्यूज नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं इनर पार्टिकल फोर्स, जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रांगेस्ट होता है। अब देखो ये इससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इनर पार्टिकल फोर्स स्ट्रांगेस्ट होता है इसलिए उनकी डिस्टेंस कम होती है। समझ सकते हो आप इस बात को। अब जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। देखो आप एक बात फिर से समझ लो, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे पहला उस पर फोर्स जो अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसकी वजह से पार्टिकल में डिस्टेंस कम होती है। पार्टिकल में डिस्टेंस कम होती है तो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इनकम्प्रेसिबल और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उसकी हाई डेंसिटी होती है। तो आप ऐसे लॉजिकल वे में याद कर सकते हो। सेम वे में ऐसे लिक्विड में बात करते हैं, इसकी जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है। तो उस वे में अगर बात करें तो क्योंकि सॉलिड से कम इसका जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो कम होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके क्लोजली पैक्ड कम होते हैं, कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। कम क्लोजली पैक्ड होने की वजह से जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो भी थोड़ा बढ़ जाती है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। और वो सॉलिड के कंपैरिजन में स्पेस थोड़ा बढ़ने की वजह से ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल हो जाता है। उसके बाद इसकी वजह से
ये जो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गई, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी थोड़ा कम हो जाती है। अब यहीं पे अगर गैस की बात करें तो गैस पे जो होता है इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन वीकेस्ट होता है, सबसे कम, सॉलिड लिक्विड दोनों में सबसे कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपने देखा गैस सिलेंडर में हमेशा प्रेशर हाई होता है उनका, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कहीं एक जगह रखा तो वो वहीं पे रहेगा। जहाँ पे आपने इसको जहाँ पे आप रख दोगे वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा और पूरा शेप वैसे ही ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसकी वजह से इस पे जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हाईली कंप्रेसिबल हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल में डिफरेंस होता है। तो ये गैस वहाँ पे इनकम्प्रेसिबल सॉलिड हो रहा था और यहाँ पे ये हाईली कंप्रेसिबल, इसको आप प्रेस कर सकते हो। आप बैलून का एग्जांपल ले लो, बैलून को आप प्रेस करोगे तो वो प्रेस हो जाएगा। वहीं पे आप अगर लकड़ी का कोई पार्टिकल या कुछ भी ले रहे हो आप, तो उसको कंप्रेस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है आसानी से। तो डेंसिटी इसकी वजह से इसकी कम हो जाती है। तो ये आप लॉजिकल वे में इसको याद कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बात करते हैं जो स्टेट्स हैं वो इंटरचेंज होते हैं या नहीं होते, होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं उनके, उस सब बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। मैटर कैन चेंज इन स्टेट्स, पहला आंसर हमें मिल गया जब से मैंने बात किया कि चेंज होते हैं या नहीं होते। तो मैटर कैन चेंज इन इट्स स्टेट, मतलब मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। अब कर सकता है तो हम कैसे मान लें कर सकता है, तो ठीक है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पानी जो होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आपके सराउंडिंग में भी होता है, आप खुद देख सकते हो। एक बर्फ के फॉर्म में होता है, एक लिक्विड एज पानी के फॉर्म में होता है, और एक गैस के फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो मतलब दूसरी बात होगी, पहला तो एग्जिस्ट एक मैटर चेंज करता है अपना स्टेट, ये हमें आंसर मिला। हम कैसे माने, तो ठीक है, आप वाटर की एग्जांपल ले सकते हो। अब इसके बाद ये कैसे चेंज होता है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो इसका चेंज होने का कुछ लॉजिकल रीजन और हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, बाकी आप हायर क्लासेज में और डीप में पढ़ोगे, ऐसा नहीं यहाँ पे कम दिया जाएगा, लेकिन जो आपके सिलेबस में है मैं उस अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ध्यान दीजिएगा, हिडन मतलब छिपा हुआ, मतलब कुछ ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो होता है जो पहले से मॉलिक्यूल, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉलिड लिक्विड में बात किया था ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, सॉलिड में ज़्यादा होता है और गैस में कम होता है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना, मतलब एक फोर्स दूसरा होता है जो उस फोर्स को कम करता है। कौन से फोर्स को, अट्रैक्शन फोर्स को कब कम करता है, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है। तो वो जो हीट है या वो जो एनर्जी है उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, स्टेट किसी भी पार्टिकल को या मैटर को अपने स्टेट चेंज करते वक्त जो भी उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए एनर्जी लगती है या हीट लगती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर लेटेंट हीट रिस्पॉन्सिबल होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए, क्योंकि वो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब देखो एक सब्लिमेशन टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। ध्यान दीजिएगा, चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, सॉलिड और वेपर की हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सॉलिड और वेपर दो वे में यहाँ पे बात करेंगे। पहला है चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, हीट करने में सॉलिड से वेपर में हो जाए, चेंज हो जाए। दूसरा वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, वेपर कूल करें अगर वेपर को तो वो सॉलिड में हो जाए। बात हम किसकी कर रहे हैं, सॉलिड और वेपर की ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हीट करें तो सॉलिड से वेपर की बात कर रहे हैं, अगर कूल करें तो वेपर से सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है कि सॉलिड से वेपर हो जाना हीट करने पे, और वेपर से सॉलिड में हो जाना कूल करने में, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्योंकि ये डायरेक्टली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, ये याद कर लो। एग्जांपल में इसके अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, कपूर आपके, हाँ आपके डेली लाइफ में आपने यूज किया होगा, कपूर जो है उसको आप रखे रहोगे तो वो डायरेक्टली सब उस पर सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, वो वेपराइज होने लगता है ऑटोमेटिकली। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने में स्टेट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particles increase, which overcome the force of attraction between the particle। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बात किया था, मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है और वो पार्टिकल्स कभी रेस्ट पे नहीं होते हैं, मूविंग होते हैं। मूविंग होने की वजह से उन पे कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, तो पहला पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हमने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाफ 1/kT² ऐसा करके। वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन उसकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में होता है। तो उसकी वजह से अगर वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उससे क्या होता है? अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, हम 3 ही पॉइंट पे भी बात कर रहे हैं, पार्टिकल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मूविंग है। देखो 3 चीज़ों पे बात कर रहे हैं। मैटर में पार्टिकल होता है, पार्टिकल मूविंग में होता है, मतलब कहीं न कहीं एनर्जी है, और वो जो रुका कितना क्लोज़ली पैक्ड है या नहीं पैक्ड है, ये हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो ये चैप्टर बेसिकली यही तीनों पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। आप ये तीनों पॉइंट को आपको एकदम समराइज़ दिमाग में आपको रखना है कि इसी पे कहीं न कहीं रिलेट करना है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो पार्टिकल क्योंकि पहले से मूविंग में थे, मूव कर रहे थे, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हमने लेटेंट हीट अभी पढ़ा था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना पड़ता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो रहा है तो मतलब एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो सॉलिड को आराम से आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आपने मेल्टिंग पॉइंट अभी तक नाम सुना होगा शायद किसी ने। तो आज आपको डेफिनेशन मिल गई उस बात की। टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm माना जाता है। तो उस इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड का फॉर्म ले ले, तो उसका जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.16 केल्विन होता है। देखो आप आगे पढ़ने वाले हो केल्विन और डिग्री सेल्सियस। अभी हम केल्विन की बात करेंगे, क्यों करेंगे ये भी आपको आगे समझ में आएगा। बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका, वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इंटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या होता है? मैंने आपको बोला था हायर क्लासेज में आप लोग थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो जाती है। तो प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? फ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना फ्यूजन कहलाता है। याद रखेंगे ना आप लोग। फ्यूजन क्या होता है? कभी कभी पूछ लेता है। मेल्टिंग ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर अगर चेंज करते हैं तो स्टेट के चेंज होने में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं, कुल मिलाकर अगर चेंज कर रहे हैं प्रेशर, तो उसका इफेक्ट स्टेट, मैटर की स्टेट में आएगा। क्लियर बात है। अगर हम बढ़ाएं तो भी आएगा और घटाएं तो भी आएगा। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर को घटा दें, तो हम गैस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब गैस को भी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप एक हाईलाइटेड क्वेश्चन हमेशा बहुत बार पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम, सॉलिड कार्बन, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ड्राई आइस। तो जो ड्राई आइस है वो क्या है, ये इस पॉइंट पे आपको समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज। ठीक है, 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम CO2 को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसका प्रेशर जो होता है उसको घटा के। तो CO2 को जब हम प्रेशर घटा करके उसको डायरेक्टली गैसियस स्टेट में, सॉलिड CO2 को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। आप समझ पा रहे हो? सॉलिड सॉलिड CO2 को डायरेक्टली आप गैसियस स्टेट में पहुंचा रहे हो। कैसे पहुंचा रहे हो? प्रेशर कम करके। और क्योंकि वो लिक्विड स्टेट पे नहीं जा रहा है, इसलिए आप उसको ड्राई आइस बोलते हो। ड्राई आइस मतलब डायरेक्टली वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉरी सॉलिड से गैस पे जा रहा है, लिक्विड में नहीं जा रहा है। 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस पे जा रहे हैं, गैस पे लेके जा रहे हैं CO2 को, इस वजह से उसको ड्राई आइस बोला जाता है। देखो अब फ्यूजन और वेपराइजेशन थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट कर दे रहे हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये कहीं ना कहीं यूनिट और इस वे पे बात करते हैं। फ्यूजन और वेपराइजेशन, फिजन, ये सारी बातें हम लोग इस वे में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसे।
तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी लगती है उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो वेपराइजेशन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किसी भी 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन क्लियर बात है, आप ध्यान दीजिएगा फ्यूजन और वेपराइजेशन क्या है बस। इवापोरेशन एंड बॉइलिंग क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम लोग पहले से ही बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। पार्टिकल पे बात कर रहे हैं, मूविंग या रेस्ट पे बात कर रहे हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट यही दिया गया है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कभी रेस्ट पे नहीं होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, किसी भी गिवन टेम्परेचर में कोई भी गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अलग होती है। In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having the higher kinetic energy is able to break away the force of attraction of other particles and get converted into vapor। देखो, लिक्विड के केस में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में एबल हो सकता है, पॉसिबल है कि वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर ले। तो लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, और एनर्जी हाई होने की वजह से वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर पाते हैं, और ब्रेक करने की वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इवापोरेशन क्या हो गया? बेसिकली हम इवापोरेशन में बात कर रहे हैं ना। तो आप जब ये देखोगे, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब कोई भी अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम लिक्विड की बात कर रहे हैं अगर, तो लिक्विड जब अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर में चला जाए तो उसको वेपरेशन बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपरेशन। क्लियर हो गया आप लोगों को? ऐसा फिनोमेना, या फिर से देखिए, फिनोमेना चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, मतलब लिक्विड का वेपर में चेंज होना, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इवापोरेशन। कब बोलते हैं? जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो जब चेंज हो रहा हो, वो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हो, तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग से अपनी एनर्जी खींचना चाहते हैं, रिगेन करना चाहते हैं, जो उन्होंने इवापोरेशन के दौरान खोई थी अपनी एनर्जी। कुछ ना कुछ, अभी हमने बात किया था ना, एनर्जी बढ़ जाती है तो उसकी ब्रेक करने में वो खत्म हो जाती है, तो इसको इवापोरेशन बोलते हैं। तो इस पे आप, ये जब इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन कूलिंग भी करता है। आपने देखा होगा, चाय अगर आप रख दे रहा हो, उसको आप ढक दोगे तो थोड़ी देर में कूलिंग होगी, और अगर नहीं ढक रहे हो, उसका वेपर्स निकल रहे हैं, तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली 4 पॉइंट्स होते हैं। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, पहले बात कर ले रहा हूँ मैं नॉर्मली कैसे होता है। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है, अगर सरफेस एरिया हमने बढ़ाया तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में एबल हो जाता है, और अगर उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर लिया तो इवापोरेशन करने में पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि वो अपने स्टेट आराम से चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है? वेपर में, एयर में कितना वेपर प्रेजेंट है, वाटर का वेपर कितना एयर में प्रेजेंट है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर। हमारे आसपास जो सराउंडिंग में हवा होती है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर से ज़्यादा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वेपर को नहीं रख सकती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर जो एयर है हवा में पहले से अमाउंट, जो पानी का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने पहले ही बात कर दी है कि स्टेटमेंट कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर ही रख सकती है एयर। ठीक है। विंड स्पीड, हायर द विंड स्पीड मोर द इवापोरेशन। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा इवापोरेशन। आपने देखा होगा, हवा जब चलती रहती है, आप कपड़े डाल देते हो जल्दी सूख जाते हैं, तो वो इसी प्रोसेस की, इसी फैक्टर की वजह से जल्दी होता है।
इवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग है क्या? ये इवापोरेशन और बॉइलिंग एक ही तरह लग रहे हैं, लेकिन क्या है आखिर, हम समझ लेते हैं थोड़ा इसको। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग जो होती है वो बल्क फिना, बल्क मतलब अधिक मात्रा में, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल, समझ रहे हो आप, मैंने जो बोला अधिक मात्रा में, ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग टोटली चेंज होने लगते हैं वेपर स्टेट में। इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन इज ए सरफेस सरफेस फिनोमेना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना, ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, और इवोपरेशन जो होता है सरफेस फिनोमेना है, मतलब जो सरफेस पे, देखो आगे लिखा गया है, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। मैं समझा दे रहा हूँ आपको। आप जब पानी गर्म करते हो कभी, तो आप देखते हो ऊपर पानी जो पैन होता है आपका, उस पर जो ऊपर सबसे ऊपर सरफेस होती है, वहीं से वो इवोपरेशन होता है। मतलब नीचे का कोई पार्टिकल्स जिसको हाई एनर्जी मिली, वो ऊपर आया तो उसकी एनर्जी जब इतनी ज़्यादा हो गई कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकता है, तब वो निकलता है। जबकि बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता, पूरा पानी बॉईल होता रहता है, लेकिन इवोपरेशन कहाँ होता है? सरफेस पे होता है। इसलिए हम बोलते हैं इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। लास्ट पॉइंट है आपकी इस चैप्टर का, केल्विन और सेल्सियस स्केल क्या होती है। बेसिकली केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन जो है एसआई यूनिट टेम्परेचर की होती है। एक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16 केल्विन होता है। अभी थोड़ी देर पहले जब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था। वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 के 0.10 जो है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होगा आप लोग याद रखेंगे अब, क्योंकि कभी भी चेंज करने को आपके लेवल पे आ सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। मतलब अगर आपको 2 डिग्री सेल्सियस में कितनी केल्विन होगी, तो आप कैसे करोगे? 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 2 डिग्री। समझ में आया आपको? मतलब जितनी आपकी डिग्री है उस पर 273 प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपको केल्विन डिग्री सेल्सियस आप केल्विन में चेंज कर पाओगे। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। आप देखो ये फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, टेम्परेचर को अगर आपको केल्विन में निकालना है, तो टेम्परेचर जो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उस पर 273 ऐड कर देना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन। केल्विन जो स्केल है उस पर हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए ये बेटर होती है किससे? सेल्सियस से, क्योंकि उस पर माइनस में, क्योंकि अगर कहीं हम आप लोग जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि जब कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे डिग्री सेल्सियस पे और नीचे टेम्परेचर की बात हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है, तो तब यहाँ पे केल्विन पे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये था आपका पूरा चैप्टर।